सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इन पिछड़े वर्गों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोग बना हुआ है उसके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन जैसे हमारा पढ़ने का जो आपने देखा है परंपरा रही है, हम पढ़ते हैं तो हम हर एक जो मुद्दा उठाते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, हम उसके इतिहास की भी बात देखते हैं कि यह जो मुद्दा है, यह जो टॉपिक है या आयोग है, जो भी निकाय है, वो अस्तित्व में कैसे आया, उसको यहाँ तक लाने में किस प्रक्रिया से हम गुजरे हैं। फिर हम उसकी संरचना को देखते होते हैं कि वो जो संस्था है, जो निकाय है, वो है क्या, वो क्या काम करती है। तो उसी रूप में आज भी हम चर्चा का जो तरीका है वो सेम रखेंगे। पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो कैसे बना, इसका इतिहास क्या है, वो सब देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि वर्तमान में जो आयोग बना हुआ है इसकी क्या संरचना है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो क्या कार्य करते हैं, इस आयोग की क्या उद्देश्य है। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम किसी भी चीज़ को छुए बगैर आगे नहीं निकलेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो आयोग को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो इस पर अधिक से अधिक कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलो मित्रों, हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। सबसे पहले हम आयोग को न देखते हुए हम देखेंगे पिछड़ा वर्ग ये क्या चीज़ है। हम सिर्फ पहले बात करेंगे पिछड़े वर्ग की, कि पिछड़ा वर्ग ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए मित्रों, 1953 में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग 1953। इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था मित्रों कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उसका अध्ययन करना था कि उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकार क्या करे। इन पिछड़ी हुई जातियां जो थी उनके संदर्भ में अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक आयोग बनाया, काका कालेलकर आयोग। अगर ऐसा प्रश्न भी आ जाता है मित्रों कि पिछड़ी जातियों या पिछड़ा वर्ग का अध्ययन करने के लिए सबसे पहला आयोग जो गठित किया गया था वो कौन सा था, तो वो है काका कालेलकर आयोग। और अगर पूछा जाए कि कब गठित किया गया था तो 1953 में। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट रखी, 2 साल तक अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट रखी। और उस रिपोर्ट में इन्होंने सुझाव दिए कि एक कैटेगरी बनाई जाए ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, और उनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। लेकिन सरकार ने इस आयोग की जो भी अनुशंसा थी, रिकमेंडेशन थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि इस आयोग के बारे में इतना ही उल्लेखनीय है कि आयोग बना था 1953 में। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट रखी और कहा कि भाई एक पिछड़ा वर्ग होना चाहिए और उस वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरियों में। उसके बाद मित्रों, आपको पता है कि 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। 1977 से लेकर आपको आइडिया है कि मोरारजी देसाई सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई सरकार पहली ऐसी सरकार थी, हम केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र की पहली ऐसी सरकार थी जो गैर कांग्रेसी सरकार थी। और 1977 में बनी सरकार ने 1978 में, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, मोरारजी देसाई सरकार बनी थी 1977 में। 1978 में इस सरकार ने एक आयोग गठित किया जिसको बोलते हैं बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग जो था वो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, एक व्यक्ति हैं, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, एक कमीशन बनाया जिसको बोलते हैं मंडल आयोग। जिसको क्या बोलते हैं मित्रों? मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन किया गया। देखिए, हर एक चीज़ को आपको बड़े अच्छे से समझना है। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, बहुत आसान सा प्रश्न बन सकता है और गलत हो सकता है। और जब आपके आसान वाले प्रश्न गलत हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप एक प्रश्न गलत होता है तो मान के चलिए कि 5000 स्टूडेंट से पीछे हो चुके हैं।
2% गलत हो गया, 10,000 स्टूडेंट से पीछे चले गए हैं हम। मंडल आयोग बनाया गया। प्रश्न आ सकता है मंडल आयोग कब बनाया गया? तो मंडल आयोग का जो गठन हुआ था मित्रों वो होता है 1978 में। 1979 में इस कमीशन ने, इस मंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। हालांकि कार्य करना कब प्रारंभ किया ऐसा प्रश्न शायद कभी नहीं बनेगा, लेकिन अगर बनता है तो लिख देना 1979 में इस मंडल ने, इस कमीशन ने कार्य करना शुरू किया। अब हमें ये बात करनी है कि भाई क्या कार्य कर रहा था ये मंडल। तो इस मंडल ने काम क्या करना था, पिछड़ी हुई जो जातियां थी, सेम जो काका कालेलकर ने जो काम किया था वही करना था। पिछड़ी हुई जातियों का उत्थान कैसे किया जाए, उनका विकास कैसे किया जाए, उनको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, उन पिछड़ी हुई जातियों का, पिछड़े वर्गों का अध्ययन करना था। और इन्होंने भी सेम काम किया। इन्होंने भी पिछड़े वर्गों का अध्ययन किया और कहा कि भाई जो पिछड़े हुए वर्ग हैं और अगर उनका उत्थान करना है तो उनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन आपको पता है मित्रों, उसके बाद जो मोरारजी देसाई सरकार थी वो चली गई, सत्ता में नहीं रही। और आपको आइडिया है कि 1980 में दोबारा से इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक लगातार देश की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद में 1980 से लेकर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रही। तो जैसे ही 1980 में दोबारा से इंदिरा सरकार आती है तो इस जो मंडल आयोग की सिफारिश है इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, यानी कि साइड में रख दिया जाता है। अब आप पूछोगे इसको साइड में क्यों रख दिया जाता है? क्योंकि ये जो मंडल था वो गठित किया गया था गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा। तो सरकार नहीं चाहती थी कि हम इस पे कोई एक्शन लें, यानी कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी, क्योंकि एक विरोधी पार्टी द्वारा तैयार किया गया एक आयोग, विरोधी पार्टी की अनुशंसा में या यूं कहें कि विरोधी पार्टी की सानिध्य में तैयार किया गया इस प्रस्ताव को सरकार लागू नहीं करना चाहती थी, या कुछ और भी XYZ इशू हो सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मित्रों अगस्त 1990 में वीपी सिंह सरकार यानी कि विश्व प्रताप सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। अब देखिए यहां पे 3-4 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। मंडल आयोग का गठन किस सरकार द्वारा किया गया? तो वो मित्रों किया गया था मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 1978 में। क्लियर? और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किस सरकार ने किया? तो वो किया था वीपी सिंह सरकार ने, विश्व प्रताप सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। अब आपको देखिए 3-4 फैक्ट बताता हूं मैं सीक्वेंस से। 1977 में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। 1978 में उन्होंने मंडल आयोग का कमीशन किया। 1979 में मंडल आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी, अपना जो प्रतिवेदन था वो सरकार के समक्ष रखा। 77, 78, 79, 80 ये लगातार चल रहा है। तो हम पढ़ रहे थे मित्रों कि अगस्त 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में फिक्स कर दिया। अब ये जो आरक्षण था वो कई लोगों को हजम नहीं हुआ, तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। और इसको जो कोर्ट में चैलेंज किया गया और इस मुद्दे से संबंधित जो मुख्य वाद है वो है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद 1992, यानी कि इंदिरा साहनी वाद बोलते हैं इसको। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक निर्णय दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय में कहा कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया जा रहा है वो बिल्कुल संवैधानिक है। किसी भी आधार पर हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते, वो बिल्कुल सही है, वो संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है? क्योंकि हमारे संविधान में पिछड़ेपन के 2 आधार बताए हुए थे। वो क्या क्या थे? वो थे सामाजिक पिछड़ापन और दूसरा है मित्रों शैक्षणिक पिछड़ापन। सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन 2 ही आधार थे। और जो भी ओबीसी में जो जातियों को रखा गया था जिसकी हम बात कर रहे हैं वे सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थी। तो इस आधार पर इनका उत्थान करने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए अगर इनको आरक्षण दिया जा रहा है तो किसी भी आधार पर गलत नहीं हो सकता।
आर्थिक पिछड़ेपन शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं था मित्रों। लेकिन आपको आइडिया होगा कि अभी जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है, उसके तहत संविधान में अनुच्छेद 15(6), 16(6) जोड़े गए हैं। तो आर्थिक पिछड़ेपन का भी उल्लेख कर दिया गया है, लेकिन वो वर्तमान में किया गया है, उस समय नहीं था। वर्तमान में इस पिछड़ेपन के 3 आधार हैं, सामाजिक, शैक्षणिक और तीसरा जो है वो है आर्थिक। अगर आर्थिक आधार पर भी कोई पिछड़ा हुआ है तो उसको भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। और आपको पता है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण रखा गया है वो कितना है मित्रों, 10%। हालांकि इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हम 101वां संविधान संशोधन, 102वां, 103वां, 104वां संविधान संशोधन के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे। हर एक पहलू को हम टच करने की कोशिश करेंगे संविधान संशोधन के संदर्भ में। तो अब हम मुद्दे की ओर लौटते हैं। तो इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में निर्णय देते हुए कहा कि जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है, और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए गए आरक्षण को गलत नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल गया। कब से? 1990 से। लेकिन उसके बाद ये आवश्यकता महसूस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ओबीसी से संबंधित एक आयोग भी होना चाहिए। तो आपको आइडिया होगा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट बना था 1993 में। यानी कि एक अधिनियम बनाकर संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। पिछड़े वर्ग आयोग की पिछड़ा वर्ग जो है उनसे संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए हमने एक आयोग बना दिया। कब बनाया था? 1993 में। और 1993 में जो आयोग बना था उसकी प्रकृति कैसी थी मित्रों? क्योंकि इसमें एक शब्द लिखा हुआ है एक्ट, तो इसका मतलब एनसीवीसी एक्ट। इसका मतलब है कि 1993 में जो एनसीवीसी बनाया गया था, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया था, उसकी प्रकृति थी मित्रों स्टैट्यूटरी, यानी कि वैधानिक। वैधानिक बोल दो चाहे सांविधिक बोल दो, एक ही बात है, सांविधिक प्रकृति का था। लेकिन वर्तमान में जो एनसीवीसी है मित्रों, उसकी प्रकृति कैसी है? उसकी प्रकृति है कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संवैधिक है, संवैधानिक है। तो 1993 से लेकर अब हम बात करते हैं वर्तमान तक कि वर्तमान में जो एनसीवीसी है वो कैसे बना। आपको यहाँ तक समझ में आ गया मित्रों? मैं आपको हल्का से रिवीजन करवा देता हूँ। 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया गया पिछड़े वर्गों का अध्ययन करने के लिए। 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट रखी, लेकिन सरकार ने उसकी रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार बनती है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। 1980 में इसने मंडल आयोग का गठन किया था। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट रखी थी। 1978 में मंडल आयोग का गठन किया गया था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। लेकिन चूँकि जब तक मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तब तक जो मोरारजी देसाई सरकार थी वो सत्ता से बाहर हो चुकी थी, तो मंडल आयोग की सिफारिशों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अगस्त 1990 में मैंने बताया कि वीपी सिंह सरकार ने इस पर एक्शन लिया और ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। इस आरक्षण को कोर्ट में चैलेंज किया गया। इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ के मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि ओबीसी का आरक्षण संवैधानिक है, इसको किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। और बाद में ओबीसी जो वर्ग हैं इनका संरक्षण करने के लिए, इनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए केंद्र स्तर पर एक आयोग बनाया गया, एनसीवीसी एक्ट 1993 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। लेकिन अभी जो हमारा आयोग काम कर रहा है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी प्रकृति संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये स्टैट्यूटरी से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल तक का जो सफ़र है, अब हम उसकी बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इस जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके अंदर क्या कुछ है, इसकी संरचना, इसके सदस्य, इसकी क्वालिफिकेशन, सब कुछ। देखिए मित्रों, वर्ष 2017 में संसद में एक प्रस्ताव लाया गया, एक बिल लाया गया जो था 123वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और ये लाया गया था मित्रों 2017 में। 2017 में बिल लाया गया
जो कौन सा था, 123वां संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक है, 123वां संविधान संशोधन नहीं है, यानी कि संविधान में संशोधन करने का 123वां प्रयास था ये, लेकिन वो सफल हुआ कि असफल हुआ वो नहीं है, वो बात की बात है। 123वां बिल लाया गया 2017 में, और मार्च 2017 में ये जो बिल था लोकसभा से पारित हो जाता है और ये बिल जाता है मित्रों राज्यसभा के पास। लेकिन राज्यसभा इसको पारित करने में थोड़ा सा ड्रामा करती है। क्यों करती है? क्योंकि राज्यसभा चाहती थी कि इस बिल में कुछ संशोधन किया जाए, और वास्तव में राज्यसभा ने इसको कुछ संशोधनों सहित ही पारित किया। अब चूंकि संशोधनों सहित पारित किया है तो हम इसको फाइनल तो पारित मान नहीं सकते भी, ऐसे तो हो नहीं सकता। देखिए, लोकसभा ने प्रस्ताव को पारित किया, अगर वैसे का वैसा राज्यसभा पारित कर दे तो राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो ये अधिनियम बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मित्रों हुआ क्या कि लोकसभा ने प्रस्ताव को पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने उसको वैसे का वैसा पारित नहीं किया। राज्यसभा ने कुछ संशोधनों सहित पारित किया, तो अब ये राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, अब ये वापस जाएगा लोकसभा के पास। अब क्योंकि अब लोकसभा की भी इस पर स्वीकृति चाहिए, लोकसभा ने उसको पारित कर दिया वैसा का वैसा जैसा राज्यसभा ने पारित किया था। अब ये दोबारा से राज्यसभा के पास आया और बाद में ये राष्ट्रपति के पास आया, और ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता हुआ ये संविधान संशोधन विधेयक है वो पारित हो गया, और ये पारित होकर बना 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। और इसी एक्ट के तहत 102वां संविधान संशोधन के तहत हमने जो संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा है वो आर्टिकल है मित्रों 338 बी, या इसको आप कह सकते हैं 338 ख, एक ही बात है। इंग्लिश में कहोगे तो बी बोल दो, हिंदी में इसको ख बोल दो। और इस आर्टिकल 338 ख के तहत हमने जिस नए आयोग की बात की है वो है मित्रों एनसीवीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और 2018 में जाकर हमने एनसीवीसी को संवैधानिक मान्यता दे दी। 1993 में जब ये आयोग बनाया गया था, 1993 से लेकर 2018 तक ये वैधानिक प्रकृति का था, काम कर रहा था, और 2018 से लेकर वर्तमान तक, भविष्य तक ये क्या है, संवैधानिक संस्था के रूप में काम करेगा। तो इतनी बात क्लियर होगी मित्रों। 123वां बिल था जो लाया गया था, पारित होकर 102वां संविधान संशोधन विधेयक बना, और उसके बाद में हमने इसको 2018 में लागू कर दिया, और 2018 में जाकर एनसीवीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अब हमें देखना है कि इस एक्ट के अंदर एनसीवीसी की प्रकृति क्या रखी गई थी, इसमें कितने सदस्य हैं, वो सारा हम देखते हैं मित्रों। अब हम जो शुरू करेंगे वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब इसकी प्रकृति देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दो तीन बातें बता दूं कि आर्टिकल 338 में जिसका उल्लेख है वो है एससी आयोग, 338 ए में है एसटी आयोग, और 338 बी में मित्रों है ओबीसी आयोग। थोड़ा सा इसको भी आप क्लियर कर लेना। 338 में एससी, 338 ए में एसटी आयोग, और 338 बी में मित्रों है ओबीसी आयोग। 102वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो है मित्रों, उसके तहत जो हमने एनसीवीसी बनाया है उसकी हम संरचना की बात करते हैं, तो उसकी संरचना में जो है वो सेम रखा गया है जैसे कि एससी आयोग है, जैसे कि एसटी आयोग है। यानी कि इसमें एक तो मित्रों अध्यक्ष होगा, एक इसमें उपाध्यक्ष होगा, और मित्रों इसमें 3 अन्य सदस्य होंगे। यानी कि टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 5। ये 5 सदस्य हैं। अब इनकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी, यानी अध्यक्ष के पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, उपाध्यक्ष के पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, सदस्य कौन होंगे, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, उनकी
क्या क्या शर्तें होनी चाहिए उनके संदर्भ में, उनका कितना कार्यकाल होना चाहिए, इसके बारे में हमारा संविधान बिल्कुल मौन है, साइलेंट है, कुछ नहीं बता रहा। क्योंकि इस संदर्भ में इतना लिखा गया है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, यानी कि इनकी योग्यता क्या होगी, प्लस इनकी जो सदस्यता है उस संदर्भ में क्या कुछ सेवा शर्तें होगी, प्लस उनके जो वेतन भत्ते हैं, उनके जो वेतन हैं इस संदर्भ में जो भी निर्धारण है वो कौन करेंगे मित्रों, हमारे राष्ट्रपति करेंगे। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उनकी सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करते हैं, और ऑप्शन में ए में आ जाए कि संविधान के अनुसार, ऑप्शन बी आ जाए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी आ जाए केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा, ऐसे करके आ जाए, तो मित्रों इसमें संविधान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि संविधान तो स्वयं मौन है। तो इसका निर्धारण कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा स्पष्ट इसमें उल्लेख है। अगला है जो ओबीसी आयोग जो है एनसीवीसी, इसके कार्य क्या हैं, यानी आयोग करता क्या है। तो अगला हम देखेंगे इसके कार्य हैं। कार्य में सबसे पहला ये है कि हमारे संविधान में या फिर किसी कानून में ओबीसी वर्ग को अगर किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण दे रखा है, कोई सुविधा दे रखी है, तो क्या वो वास्तव में लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसकी जांच करेगा एनसीवीसी। शब्दों को दोबारा समझिए कि मान लेते हैं कि हमारे संविधान में ओबीसी के संरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान कर रखे हैं, या फिर ऐसा कोई कानून बना रखा है जो ओबीसी वर्ग का संरक्षण करता है, तो वो जो संरक्षण है वो वास्तव में ओबीसी वर्ग को प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जो जांच करनी है मित्रों वो कौन करेगा, एनसीवीसी। पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि ओबीसी जो वर्ग है उनकी क्या शिकायतें हैं, उनके जो उनकी कंडीशन है, जो उनकी स्थिति है, उनमें कैसे सुधार किया जाए, समाज की मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस संदर्भ में अगर कुछ नवाचार भी हैं तो एनसीवीसी वो उनसे राष्ट्रपति को परिचित करवाता है। यानी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे कि ऐसे ऐसे करके कुछ नया हम कर सकते हैं ओबीसी वर्ग के सुधार के लिए, तो ऐसे एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तीसरा काम होता है कि जो ओबीसी वर्ग है उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या कुछ नया किया जा सकता है या क्या कुछ नया कर रहे हैं, इस संदर्भ में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और वो वार्षिक रिपोर्ट एनसीवीसी राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करवाएंगे। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में उस रिपोर्ट को रखवाया जाएगा, उस पर चर्चा करवाई जाएगी, उस पर बहस होगी, उस पर वोटिंग भी करवाई जाएगी, और उसी रिपोर्ट को राष्ट्रपति जो है वो विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। राज्य विधानमंडल, दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद में उसमें भी चर्चा होगी, और संसद से और राज्य विधानमंडल से हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वो उस रिपोर्ट को प्रस्तावित जो रिपोर्ट है उसको पारित करेंगे। अगर संसद या विधानमंडल उस रिपोर्ट को पारित नहीं कर रहे हैं तो उनको, जैसे मैंने कल कहा था, कारण सहित व्याख्या करनी होती है कि भाई क्या कारण है, आप इस रिपोर्ट को पारित क्यों नहीं कर रहे, इसमें से क्या दिक्कत आ रही है, इसमें से क्या कमियां हैं, इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। हाँ, ऐसे सारे फीडबैक देके उसको पारित करने से संसद इनकार कर सकती है, लेकिन मना नहीं कर सकती। कारण बताने होंगे कि भी क्या कारण है जो हम इसको पारित नहीं कर रहे हैं। चौथा जो काम है मित्रों, जैसे हमने SC ST आयोग में बात की थी, इसमें भी बात करेंगे कि जब आयोग ओबीसी वर्ग के अधिकारों से संबंधित कोई जांच कर रहा होता है तब ओबीसी आयोग को यानी कि एनसीवीसी को सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त हो जाता है, यानी कि सिविल कोर्ट के सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि दीवानी न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अब दीवानी जो कोर्ट है उसके क्या अधिकार हैं, देखिए, ओबीसी वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच कर सकता है। जांच में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है जिसने ओबीसी के अधिकारों का उल्लंघन किया है या फिर उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया है, इंटरफेयर किया है, तो उसके खिलाफ सम्मन जारी किया जा सकता है, वारंट जारी किए जा सकते हैं।
उस व्यक्ति से शपथ पत्र पर गवाही ली जा सकती है, उस व्यक्ति से सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं। ये सारे काम कर सकता है आयोग जब वो किसी मामले की जांच कर रहा होता है, यानी कि उसको सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ये सिविल कोर्ट का दर्जा एससी आयोग को भी प्राप्त होता है, एसटी आयोग को भी प्राप्त होता है और ओबीसी आयोग को भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये था अपना एनसीवीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जिसके बारे में हमने बात कर ली। हमने इसके इतिहास 1953 से लेकर और 2020 तक जितना भी कुछ था उन सब पहलुओं को टच करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।